हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। बच्चों, यहाँ पर आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 6 विषय विज्ञान में पाठ 11 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मापन यानी मेजरमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पाठ को पढ़ना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ देखते हैं हम इकाई 11, नाम है मापन। ठीक है, अब यहाँ पर मापन का मतलब मेजरमेंट, इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट। मापन मतलब मेजरमेंट का मतलब किसी चीज को मापना। मापना का मतलब नापना एक तरह से। ठीक है, मापने को ही नापना कहते हैं। जैसे आज के दिन आप कितनी दूर चले, या आपके घर से आपका जो स्कूल है वो कितनी दूर है। ठीक है, ये मापन हो गया। आपके घर में कितने लीटर दूध आता है, ये क्या है, ये भी मापन है। ठीक है, तो ये सब कुछ मापन कहलाता है। आपका घर कितना बड़ा बना हुआ है, या कितने, जिसको हम कहते हैं क्या, एरिया। एरिया मापना, आपका घर कितने एरिया में बना हुआ है, इसको कहते हैं एरिया या क्षेत्रफल मापना। एरिया का मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, मापते हैं, इसी को मापन कहते हैं। चलिए तो देखते हैं इस पाठ में मुख्य बिंदु क्या क्या हमको पढ़ने हैं। देखिए, सबसे पहले हमको जानना है मापन की आवश्यकता एवं प्रयुक्त पद्धति। क्या क्या पद्धतियां मापन में प्रयुक्त होती हैं, इस्तेमाल होती हैं, जिसे कहते हैं। अब यहां पर लंबाई, द्रव्यमान, समय व ताप का मापन, ये इन सभी का मापन हम कैसे करते हैं ये हम जानेंगे। क्षेत्रफल, आयतन का मापन, क्षेत्रफल का मापन कैसे होता है, आयतन कैसे मापते हैं, ये हम सीखेंगे। मापन के विभिन्न उपकरणों का उपयोग, यानी मापन के जो विभिन्न उपकरण हैं उनका उपयोग भी हम यहां सीखेंगे। मापन क्या होता है, किसे कहते हैं, ये तो आप समझ गए। हम सामान चीनी लाने जाते हैं दुकान पे, तो 1 किलो चीनी, आधा किलो चीनी ऐसे लेके आते हैं। तो 1 किलो क्या है, उस चीनी का माप है जो हम दुकान से लेके आए। हमारे घर में दूध आता है, 1 लीटर दूध आता है, आधा लीटर आता है, 2 लीटर आता है। तो ये जो 2 लीटर कह रहे हैं ना, ये माप है किसका, जो दूध हमारे घर में आता है, इसी को हम कहते हैं मापन। ठीक है, अब आवश्यकता क्या है मापन की, क्या जरूरत पड़ गई भैया कि हमको मापना जानना पड़ेगा। कारण क्या है ना, अब आप किसी के घर से अपने हाथ में मुट्ठी भर के, या मुट्ठी भर के कह लीजिए, या पन्नी में चीनी भर के ले गए, ठीक है, किसी के घर से, या आटा ले गए। अब आप तो उसमें ले गए, लेकिन जब मान लीजिए उसने आपको वापस किया तो उस पन्नी में सामान कम था, आटा कम था। ठीक है, महसूस तो आपको होगा, शायद हो सकता है महसूस हो सकता है महसूस भी ना हो। अगर बहुत कम मात्रा में ऊपर नीचे होगा तो पता भी नहीं चलेगा। इसी को एग्जैक्ट, अच्छे से एक्यूरेट नापने के लिए हम क्या करते हैं, बटखरे का उपयोग करते हैं, बाट जिसको बोलते हैं, नपना। ठीक है, जैसे अब 1 किलो आलू हमने लिया, यहाँ पे देख लीजिए, ये 1 किलो आलू हमने यहाँ पे लिया, तो 1 किलो का बाट यहाँ पे रखे हैं, और उतना ही सामान हम इस तरफ रखते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि ये जो सामान हमने लिया है ये कितना है, ये 1 किलो का है। ठीक है, ऐसे ही हमारे स्कूल में छुट्टी होती है। आप देखें ना, स्कूल में छुट्टी होती है तो हम क्या करते हैं, कहते हैं ना 3 बजे छुट्टी हो गई, 2 बजे होती है, हमारे यहाँ 1:30 बजे होती है। तो घड़ी में हम समय को मापते हैं। ठीक है, समय को मापते हैं, उस हिसाब से हम काम करते हैं। अगर किसी को बुखार है तो बुखार कैसे नापा जाएगा, एक तो तरीका है कि आप हाथ से छू के पता कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि बुखार तेज नहीं होता, बुखार लो होता है। लो का मतलब तापमान कम हो जाता है, तापमान कम होना भी एक तरह का बुखार है। ठीक है, तो या बुखार बहुत नाम मात्र का होता है, तो छूने से पता नहीं चलता, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। ऐसे ही अगर हमको कपड़े पहनने हैं, तो अगर हम अपने पिताजी के कपड़े पहनेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, हमारे ऊपर अच्छा ही नहीं लगेगा, हमको फिट ही नहीं आएगा। तो दर्जी के पास जाते हैं, वो हमारे शरीर का माप लेता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मापता है, उसके बाद हमारे लिए कपड़े सी देता है। तो इस तरह से मापन होता है। तो मापन यहाँ मापन की आवश्यकता ही यही है, और इसी कारण से मापन की खोज हुई है। ठीक है, अब देखिए मानक मात्रक। देखिए मानक मात्रक क्या होता है, मानक मात्रक का मतलब है कि वह तरीका जिससे आप कोई चीज को मापते हो। ठीक है, वह तरीका
जिससे आप किसी चीज को मापते हो और वही तरीका सब लोग इस्तेमाल करते हो, उसे कहते हैं मानक मात्रक। ठीक है, अब जैसे देखिए यहां पर मिस्र में, मिस्र क्या है, मिस्र एक देश है। ठीक है, तो मिस्र में लंबाई मापने के लिए हाथ यानी कोहनी से उंगली के छोर तक की लंबाई का उपयोग किया जाता था। रोम वाले जो थे, रोम कंट्री के यानी रोमवासी, अपने पग अथवा कदमों से लंबाई नापते थे। जैसे होता है ना, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, पैर से चल के नापते हैं कि हम कितने स्टेप चले, कितने कदम हमने चला। तो क्या है, ये भी एक तरीका है नापने का। लेकिन अब दिक्कत क्या आती है ना कि जैसे आपके पिताजी हैं और आप हैं, तो पिताजी जितना कदम चलेंगे, क्या आप उतने लंबे लंबे कदम रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। तो अगर आपके पिताजी ने कहा कि मैं 10 कदम चला हूं, आप कह सकते हैं कि आप 10 कदम चलेंगे? नहीं, आपको 10 से ज्यादा लगेंगे। इसीलिए ये कोई मानक मात्रक नहीं था। तो ये जो नापने का तरीका था, ये तो सिर्फ काम चलाऊ था, ये कोई मानक मात्रक नहीं था। ठीक है, तो ऐसी चीजों का उपयोग, जिसका उपयोग हर जगह किया जा सके और वही मात्रा वहां भी पाई जाए जो यहां पाई जाती है। जैसे अब हमने लिखा 1 किलो, हमने लिख दिया 1 किलो, 1 किलो चीनी। ठीक है, अगर हमने लिख दिया 1 किलो चीनी, तो क्या है, अब 1 किलो चीनी आप भारत में नापिए, हमारे प्यारे भारत में नापिए, चाहे 1 किलो चीनी आप अमेरिका जाके नापिए, ये चीनी की मात्रा 1 किलो ही रहेगी। ठीक है, ये फिक्स है, ये 1 किलो ही रहेगा। तो इसीलिए ऐसी चीजों को मानक मात्रक कहते हैं। अब मात्रक की अगर बात करें, देखिए यहां पर देखिए, जिन राशियों को प्रत्यक्ष रूप से माप कर संख्या में व्यक्त किया जा सके उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। देखिए फिजिकल क्वांटिटी यहां पे बताया गया है, जिन राशियों को प्रत्यक्ष रूप से, यानी ऐसी राशियां जिनको हम अपने सामने मापें और उसको संख्या में व्यक्त कर पाएं। ठीक है, संख्या में उसको व्यक्त कर पाएं, ऐसी राशियों को ही हम कहते हैं भौतिक राशि। जैसे मान लीजिए अभी मैंने ऊपर बताया ना, चीनी, चीनी है, चीनी को हमें नापना है, तो हम क्या करेंगे, दुकानदार से कहेंगे कि भैया हमको 1 किलो चीनी दे दो, तो वो क्या करेगा, तराजू पे रख के 1 किलो चीनी हमारे लिए तौल देगा। अब ये एक क्या है, 1 किलो चीनी यानी संख्यात्मक मान हो गया 1, और किलोग्राम क्या बता रहा है, उसका जो वजन है वो बता रहा है, तो एक की उसकी मात्रा बता रहा है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम चीनी उसकी मात्रा है। ठीक है, चीनी की। अब देखिए भौतिक राशियों में आपका लंबाई आ गया, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय आदि, ये सब क्या है, ये आपके भौतिक मात्रक हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी है। अब अगर हम बात करें तो जो राशियां होती हैं ये 7 भौतिक होती हैं, यानी 7 भौतिक राशियां होती हैं, और यहां पर आप देखेंगे 2 पूरक राशियां होती हैं। ठीक है, 7 भौतिक राशियां होती हैं, 2 पूरक राशियां होती हैं। अभी हम आगे आपको बताएंगे इसके बारे में। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए 2 बातों की जानकारी होना आवश्यक है। पहला, मात्रक यानी यूनिट, कि जो चीज आप नापने जा रहे हैं, ठीक है, जिस चीज का मापन आप करने जा रहे हैं वो कौन सी चीज है। कौन सी चीज का मतलब कि उसकी यूनिट क्या है, वो किलोग्राम है या मीटर है या सेकंड है। ठीक है, किलोग्राम से क्या पता चला कि हम उसका भार नापेंगे, मीटर से क्या पता चला कि हमने जो नापा है वो एक लंबाई है, मीटर में लंबाई ही नापते हैं। उसके बाद सेकंड, अगर कोई कह रहा है सेकंड 3000 सेकंड या 3600 सेकंड या 60 सेकंड, ऐसा कोई कह रहा है, तो हमको क्या पता चला कि ये 60 सेकंड जो कहा जा रहा है ये घड़ी से संबंधित है, यानी समय नापा गया है इससे। ठीक है, समय का मापन हुआ है। ठीक है, तो यूनिट उसे कहते हैं। मात्रक का मतलब यही हुआ कि कोई वह भौतिक राशि, किसी भी भौतिक राशि का जो मापन है, उस भौतिक राशि की जो यूनिट है उसी को मात्रक कहते हैं। ठीक है, देखिए अब इसके बाद संख्यात्मक या आंकिक मान। ठीक है, अब देखिए यूनिट क्या हुआ, यहां पर आपको मैं बता दूं, जैसे लिखा है 1 kg, मैं 1 ही लिखूंगा, 1 के बजाय चलिए यहां पे मैं इस बार 2 कर देता हूं, अभी 1 कई बार हम लोग लिख चुके हैं, 3 कर दें, चलो 3 kg हो गया।
अब देखिए इसमें पूछा जाए संख्यात्मक मान क्या है और केजी क्या है, तो ये जो केजी है ना इसको हम कहते हैं यूनिट, ठीक। और ये जो संख्यात्मक मान है यानी 3, ये क्या है, इसको हम कहेंगे संख्यात्मक मान। यानी इस 3 केजी में अगर पूछा जाए ये 3 केजी में कितने केजी हैं, तो इस 3 केजी में कुल मिला के 3 बार केजी को जोड़ा गया है। क्या है, 3 बार केजी को हम जोड़ देते हैं तो ये बराबर हो जाता है 3 केजी के। तो हमको इतना बड़ा ना लिखना पड़े, इसलिए हम यहाँ पे संख्यात्मक मान लिख देते हैं ताकि जो चीज़ हम लिखना चाह रहे हैं वो छोटी हो जाए, आसानी से हमको समझ में आए, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू का काम यही है, इसका गुणांक बताता है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मापन पद्धति। अब मापन पद्धति देखिए हर देश में अपना अलग अलग तरीका था हर चीज़ को मापने का, इससे दिक्कत होती थी ना। अब जैसे हम यहाँ पे हैं इंडिया में, अब इंडिया से हम कोई चीज़ लेके गए चाइना में, अब वहाँ पे नापने का तरीका ही अलग है। नहीं चाइना नहीं जाना यार, चलो अमेरिका चलेंगे, ये चाइना वाइना नहीं जाते हैं, तो अमेरिका चलेंगे, चलो वापस अमेरिका चले गए तो वहाँ पे नापने का तरीका अलग है। पाउंड में नापते हैं, बाउंस में नापते हैं, ऑन्स में, ठीक है, ऑन्स में नापते हैं चीज़ों को, पाउंड में नापते हैं, ठीक है। अब तरीका ही अलग हो गया तो आप उस सामान की जो मापन आप करके लाए थे उससे तो अंतर हो गया वहाँ पे। तो फिर सभी लोगों ने ये सोचा कि कोई ऐसा तरीका बनाया जाए, कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए कि जो हर देश में समान हो, हर देश में बराबर चले। तो लोगों ने एक सिस्टम बनाया नापने का। पहले जो था फ्रांसीसियों ने मापने का एक मानक प्रणाली की रचना की जिसको मीटर पद्धति कहते थे, ठीक है। फिर विज्ञान एवं तकनीक की बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती गई, सुविधाएं आने के निकाते रहे, तो ऐसे ही एक मापन प्रणाली का विकास हुआ, मीटर किलोग्राम सेकंड, जिसको हम MKS पद्धति कहते हैं। M से मीटर हो जाता है, K से किलोग्राम हो जाता है, S से सेकंड हो जाता है, ठीक। अब इसके साथ साथ मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर, देखिए मीटर तो लंबाई का हो गया, किलोग्राम भार के लिए हो गया, सेकंड समय के लिए होगा, एम्पियर हमारा विद्युत धारा के लिए हो गया, ठीक है। तो एक पद्धति ये हो गई। लेकिन बाद में क्या हुआ ना, एक अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली बनाई गई जिसको SI सिस्टम कहा गया, ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल या सिस्टम इंटरनेशनल इसको बोला गया। आज हम जो प्रणाली पढ़ते हैं मात्रक की वो SI सिस्टम में ही हमको मिलती है, ठीक है। अब देखिए इसका जो SI सिस्टम का जो मुख्य कार्यालय है, जो पूरी दुनिया में जो इकाई बनाई जाती है, नई इकाई की इजाद होती है या इकाई का जो मात्रक है वो कैसे निर्धारित किया जाएगा, कैसे माना जाएगा, वो सभी चीज़ों की सुरक्षा या उसका कार्यालय जो है उसके कार्यालय में सुरक्षित है, जो कि ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ पे है, फ्रांस में है। अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रकों को पेरिस यानी फ्रांस के नाप तौल ब्यूरो में सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर अपने देश की बात करें तो हमारे प्यारे भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रकों का प्रतिरूप है वो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला यानी NPL, इंग्लिश में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, नई दिल्ली में जो कि स्थित है, वहाँ पे सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। अब आप कहो कि क्या सुरक्षित रखा जाता है, देखिए 1 किलोग्राम का जो बाट होता है वो उसका वजन क्या होगा ये निर्धारित करना, ये चीज़ें सुरक्षित रखना काम है किसका, ये चीज़ सुरक्षित रखना काम है हमारे यहाँ NPL का, ठीक है। MPL नहीं है, NPL है, नहीं क्रिकेट खेलने लगो, यह नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे आते हैं, देखिए SI सिस्टम ने यानी सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम जो है, इसमें 7 मूल मात्रक, ठीक है, भौतिक राशियों में अगर कहा जाए तो 7 मूल मात्रक बताए गए। मैंने शायद 7 भौतिक राशियां कह दी थी, तो 7 भौतिक नहीं, भौतिक राशियों में 7 मूल मात्रक होते हैं, ठीक है, और 2 पूरक मात्रक होते हैं। अब आप कहोगे सर मूल मात्रक और पूरक मात्रक क्या होते हैं, तो ये मूल मात्रक किन्हें कहते हैं। मूल मात्रक वो मात्रक होते हैं जो भौतिक रूप से नापे जाएं, ठीक है। क्या होते हैं, देखिए मूल मात्रक जो होते हैं यानी मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। भौतिक राशि में हमारे ये आ गए लंबाई,
अब लंबाई को मापने का जो मात्रक है मीटर, ये क्या है, इसको मूल मात्रक कहेंगे। यानी अब लंबाई को मापने का जो स्टैंडर्ड सिस्टम है वो मीटर ही है, बाकी सेंटीमीटर बहुत सारे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड एसआई मात्रक जो है वो मीटर ही कहा जाएगा, और कोई तरीका नहीं है लंबाई को मापने का। तो भौतिक राशि को मापने का जो एक फिक्स तरीका बनाया गया है उसको मीटर कहते हैं। ऐसे ही द्रव्यमान के लिए किलोग्राम हो गया, समय के लिए सेकंड हो गया, ताप के लिए केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल में नापते हैं, ज्योतीय तीव्रता कैडिला में, और विद्युत धारा एम्पियर में। ये फिक्स है, ठीक है। अब इनको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो मूल मात्रक को बदला नहीं जा सकता, कोई अंतर नहीं कर सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। संकेत की बात करें तो मीटर के लिए स्मॉल एम, किलोग्राम के लिए केजी, सेकंड के लिए एस, केल्विन के लिए के, मोल के लिए यानी MOL, और कैडिला के लिए CD, और एम्पियर के लिए A, ठीक है। ये संकेत हैं इसके, यानी कहीं मीटर लिखना है तो हम सिर्फ M लिख देंगे तो हमारा मीटर हो जाएगा, किलोग्राम लिखना है तो सिर्फ केजी लिख देंगे, हमारा किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं दो मूल मात्रक जो बचते हैं, सॉरी दो पूरक मात्रक। देखिए पूरक मात्रक क्या होते हैं, इनको इंग्लिश में सप्लीमेंट्री कहते हैं, और देखिए मूल मात्रक को हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं और पूरक मात्रक को सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। तो ये मात्रक जिनका उपयोग पूरक राशियों में किया जाता है उनको पूरक मात्रक कहते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल कोण, जैसे समतल कोण नाप रहे हैं, ठीक है, क्या हो गया, समतल कोण। तो समतल कोण अगर हम नापते हैं तो उसको हम किस में नापते हैं, रेडियन में, किसमें, रेडियन में नापते हैं, ठीक, जिसको हम RAD लिखते हैं, ठीक। और ऐसे ही रेडियन के बाद एक चीज नापते हैं घन कोण, ठीक है, क्या होता है, घन कोण। ये पूरक मात्रक है, एक होता है धन नहीं है, घन कोण है, ठीक है, घन कोण। तो घन कोण जो नापते हैं इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं स्टेरेडियन, जिसको SR लिखते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेरेडियन। तो ये दो पूरक मात्रक हैं। अब इसमें एक मात्रक और होता है, वो भी आप जान लीजिए, डेराइव्ड यूनिट। एक शब्द आप शब्दावली सुनेंगे, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है, आप याद कर लीजिए, जिसको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। अब व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, देखिए क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। ये भी एक प्रकार का मात्रक है, लेकिन ये क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक जो है ना, ये मूल मात्रकों से मिलकर बनते हैं। जैसे अब आपसे पूछा जाए कि चाल, आपने पढ़ा होगा चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यही होता है ना, आप तो चाल बराबर जानते हैं, दूरी बटा समय। अब यहाँ पर चाल की इकाई पूछ रहा है, तो आप बताइए यहाँ पे दूरी की इकाई क्या होती है, दूरी की इकाई है हमारी मीटर, दूरी मतलब लंबाई, ये इसी को लंबाई को ही दूरी कहते हैं ना, दूरी की इकाई हो गई मीटर, समय की इकाई है सेकंड। तो चाल की इकाई क्या हो गई, मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये हो गई। अब चाल की इकाई कैसे आई, दूरी और समय की इकाई को मिलाकर आई, तो इसलिए इसको हम व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। तो इस तरह के जो भी मात्रक मिलेंगे उनको व्युत्पन्न मात्रक या डेराइव्ड यूनिट कहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये समझ गए होंगे आप। अब इसके बाद आते हैं हम लंबाई का मापन, ठीक है, लंबाई का मापन। अब लंबाई का मापन हम कैसे करते हैं, लंबाई के मापन के लिए जो मानक मात्रक है वो मीटर है, जिसको हम स्मॉल m से दर्शित करते हैं। लंबाई मापने के लिए आपने आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में पटरी होगी, या आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मीटर वाले फीते आते हैं जिससे नापा जाता है, या गाड़ियों में जो मीटर लगा होता है, मोटरसाइकिल में हो गया, या आपका जो कार है उसमें हो गया, तो वो जो मीटर होते हैं वो भी नापते हैं, उनका तरीका अलग है बस। अब देखिए यहां पर आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि अगर कहीं लिखा है किलो, तो आप किलो से किलोग्राम मत समझिएगा, ठीक है। किलो की अपनी एक वैल्यू है, किलो की वैल्यू क्या है, 1000, 1000, किलो की वैल्यू है 1000। ऐसे ही हेक्टो की वैल्यू है, हेक्टो का मान है 100, डेका का मान है 10, डेसी का मान है 1/10, सेंटी का मान है 1/100, और मिली का मान है 1/1000, ठीक है, ये मान है। अब जैसे कहीं लिखा है, जैसे लिखा है यहां मान लीजिए 1 किलो, ठीक है, 1 किलोग्राम लिखा है, तो यहां पर 1 किलोग्राम का मतलब हुआ 1 फिर गुणे
किलो का मान कितना हो गया 1000। देखिए किलो का मान क्या है 1000 है ना, तो 1000 हमने लिख दिया और बाकी क्या बचा जी गुणे जी, तो ये हो गया यानी 1000 ग्राम हो गया ना। 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, यही तो आप लिखते हैं 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। तो 1000 कहाँ से आया, 1000 आया हमारा इस किलो की वजह से। अब अगर यहाँ पे लिखा होता 2 किलो, ठीक है 2 kg लिखा होता, तो इसको हम क्या लिखते 2 इंटू किलो की वैल्यू, इस के की वैल्यू क्या होती है 1000 लिख देते। 1000 लिखने के बाद इंटू क्या बचा जी, स्मॉल जी बचा, स्मॉल जी लिख देते। इसको सॉल्व करते तो 2000 ग्राम आता, जो बराबर है किसके 2000 ग्राम किसके बराबर है 2 किलोग्राम के। तो आप इस वैल्यू को याद रखिएगा, हेक्टो का मतलब 100 होता है, कहीं लिखा है हेक्टोग्राम, ठीक है। जैसे 1 मिनट में इसको रब कर दूं थोड़ा सा, अगर कहीं पे लिखा हुआ है हेक्टोग्राम तो हेक्टोग्राम का मतलब क्या होगा, हेक्टोग्राम का मतलब हो गया, देखिए 1 हेक्टोग्राम लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू एच का मान, हेक्टो का मतलब 100 होता है और जी का मतलब जी होता है, यानी 100 ग्राम। 1 हेक्टोग्राम 100 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। ऐसे ही आपका डेसी हो गया, अगर कहीं लिखा है 1 डेसी ग्राम तो डी का मतलब 1 लिखिए, डी का मतलब होता है 1/10 और गुणे जी लिख दीजिए, बस हो गया 1/10 ग्राम, यही होता है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान दीजिएगा। और फीते से आप मापन देखे होंगे अक्सर, जब आप दर्जी से कपड़ा सिलाने विलाने जाते हैं तो दर्जी एक फीते से माप करता है, वो फीता भी यही होता है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे देखेंगे, आप ये कहेंगे कि जो फीते से नापते हैं या पटरी से नापते हैं उसमें तो सेंटीमीटर इंच में दिया होता है, तो कोई बात नहीं, सेंटीमीटर अभी तो हमने ये नापा ना कि किलो को क्या होता है, हेक्टा क्या होता है, डेका क्या होता है। अब सेंटीमीटर मीटर ये सब देखेंगे। देखिए यहाँ पे 1 इंच बराबर होता है 2.25 सेंटीमीटर, 1 फुट बराबर होता है 12 इंच, जो कि बराबर होता है 30.48 सेंटीमीटर के। 1 गज का मापन आपने सुना होगा जो कि होता है 3 फुट के बराबर, ठीक। और 1 मीटर में क्या होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, सारे मापन को याद रखेंगे। सॉरी, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो सारे मापन याद रखेंगे तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक। और अगर पूछा जाए 1 किलोमीटर में, तो अगर ऐसे पूछा जाए 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, तो आप क्या कहेंगे 1000 मीटर, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया मापन। अब ये सारी चीजें लंबाई के लिए यूज होती हैं। पटरी आपके पास होगी, पटरी में कैसे नापते हैं ये भी आप जानते हैं, क्योंकि आपने बहुत चीजें नापी होंगी अब तक। अब देखिए द्रव्यमान का मापन कैसे करते हैं। द्रव्यमान यानी आयतन, सॉरी द्रव्यमान मतलब आयतन नहीं, ठीक है। द्रव्यमान का मतलब होता है एक तरह से भार, ठीक है, जिसको हम किलोग्राम में मापते हैं, ठीक है। द्रव्यमान को हम किस में नापते हैं, किलोग्राम में। आयतन तो अलग चीज है, आयतन को हम वॉल्यूम कहते हैं। अभी उसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे हम। तो यहां पर हम देखिए किलोग्राम का मतलब, किलो का मैंने अभी आपको बताया ना, जैसे लिखा है किलोग्राम, तो किलो का मान कितना होता है 1000, और जी को हम लिख देंगे जी, तो 1000 ग्राम, ठीक। कहीं 1 किलोग्राम लिखा है तो उसका मतलब 1000 ग्राम। तो जो वैल्यू ऊपर लिखी थी वो आपको याद रखनी है। के का मान क्या होता है, हेक्टो का, किलो का मान क्या होता है, हेक्टो का मान क्या होता है, ठीक है, डेका का मान क्या होता है, ये सब आपको याद होना चाहिए। अब देखिए 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम, ये सारे मात्रक याद होना बहुत जरूरी है। 1 डेकाग्राम का मात्रक बराबर होता है 10 ग्राम के। 100 किलोग्राम बराबर 1 कुंटल होता है। 1 हेक्टोग्राम बराबर 10 डेकाग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 10 कुंटल बराबर 1 टन, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। 1 कुंटल में कितना होता है 100 किलोग्राम, और 1 टन में 10 कुंटल। बस ये चीजें कुछ मात्रक हैं जो आपको याद होना चाहिए। अब यहां पर आप देखेंगे किलोग्राम और ग्राम ये बड़े मात्रक में आते हैं, ठीक है। एक तरह से ग्राम तो आपका छोटे मात्रक में आ जाएगा, लेकिन जो किलो और इससे ऊपर के मात्रक होते हैं वो बड़े मात्रक कहे जाते हैं द्रव्यमान के।
छोटे मात्रक की बात करें तो 1 ग्राम बराबर 10 डेसीग्राम होता है, 1 सेंटीग्राम बराबर 100 मिलीग्राम होता है, 1 डेसीग्राम बराबर 100 सेंटीग्राम और 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है। ठीक है, ये जितने भी मात्रक है आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, आगे चल के बहुत काम आएंगे ये सारी चीज़ें। अब आते हैं, देखिए यहाँ पे कई चीज़ें दी हैं, आपने देखा होगा तराजू से सब्जी नापते हुए बस मार्केट में अगर आप गए होंगे, तराजू में बाट रखा जाता है जिसको बटखरा भी बोलते हैं, बाट बोलते हैं। इसको एक तरफ रखते हैं, दूसरी तरफ सामान रखते हैं, तभी हमको पता चलता है कि जो आलू हम लाए हैं वो 1 किलो है या नहीं है, या चीनी लाए हैं वो 1 किलो है या नहीं। अब तो डिजिटल मशीन आ गई है, तो डिजिटल मशीन से भी वही काम होता है। ठीक है, पैन बैलेंस होता है, एक दोनों तरफ पैन बैलेंस वाला होता है, बीच में एक कांटी लगी होती है, तीर लगा होता है, यहाँ पे आप अपना बाट रखते हैं और यहाँ पे सामान रखते हैं। जब ये पैन एकदम बीच में आ जाता है ऐसे एक लाइन में, तब हम समझते हैं कि ये दोनों का भार बराबर हो गया। इसके बाद आते हैं समय का मापन कैसे करते हैं। देखिए समय का मापन करने के लिए आप जानते हैं आज के समय क्या है, घड़ी आ गई है। जब घड़ी, पहले के समय में सूरज को देख के लोग समय मापते थे, लेकिन अब तो घड़ी आ गई है, तो घड़ी को देखकर हम समय का मापन करते हैं। समय का मापन ज़रूरी क्यों है? देखिए समय का मापन ज़रूरी इसलिए, मान लीजिए आपका कोई सीरियल आ रहा है टीवी में, तो आपको जब तक समय नहीं पता होगा तो आप किस टाइम बैठ के आप टीवी देखेंगे? या कोई रेडियो सुन रहे हैं, रेडियो पे कोई आपका मन पसंदीदा चैनल आ रहा है, तो अब कैसे, जब तक आपको टाइम नहीं पता होगा आप कैसे जाके सुनेंगे? तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए समय का मापन करना आवश्यक हुआ। ठीक है, और समय के मापन के लिए हम घड़ी का इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे दीवार हो, टेबल घड़ी हो, डिजिटल घड़ी हो या बालू घड़ी हो। अब बालू घड़ी कुछ फिक्स टाइम बताता है, लेकिन सेकंड वेकेंड नहीं बताएगा, कितने सेकंड हुए, कितने मिनट हुए, ये नहीं बताएगा। लेकिन दीवार घड़ी और डिजिटल घड़ी कितना सेकंड हुआ, कितना मिनट हुआ, ये सब कुछ बता देगा। अब ऐसे आपने देखा होगा समय मापने की बड़े और छोटे जो मानक मात्रक हैं उनकी बात करें अगर हम, तो सेकंड हो गया, मिनट हो गया, घंटा हो गया, दिन, माह, वर्ष। ठीक है, ये सब क्या है? समय के मात्रक है। लेकिन मानक मात्रक की बात करें तो सेकंड ही है। ठीक है, सेकंड को हम समय का मानक मात्रक कहते हैं। अब यहाँ पे एक तरह के स्टॉप वॉच भी होता है। स्टॉप वॉच क्या करता है, जब दौड़ का खेल होता है, रनिंग का खेल होता है, तो वहाँ पे स्टॉप वॉच का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ पे हमको घड़ी बहुत जल्दी से रोकनी होती है। ठीक है, जिसको हम विराम घड़ी कहते हैं। अब आते हैं ताप का मापन। ताप, देखिए ताप का मापन, देखिए एक तो चीज़ आपने महसूस की होगी, अगर हम गर्म चाय पीते हैं तो हमको पता चल जाता है कि ये चाय गर्म है। ठीक है, क्यों? आप उसको छू के महसूस कर सकते हैं, या आप अपनी त्वचा से उसको महसूस कर सकते हैं कि वो वस्तु कितनी गर्म है। हो सकता है कभी महसूस ना कर पाएं, तो आपको लेकिन पता चलेगा कि ये गर्म है। ठीक है, या ठंडी है, पता चलता है ना। तो इस चीज़ को मापने के लिए कि आखिर वो कितनी गर्म है, हमको ये मापना हो कि वो कितनी गर्म है, तो क्या करेंगे, हम उसका जो ताप है वो मापते हैं थर्मामीटर से। तापमापी यंत्र है क्या? थर्मामीटर है हमारा तापमापी यंत्र, जिससे हम ये नापते हैं कि ये वस्तु कितनी ठंडी है या ये वस्तु कितनी गर्म है। लेकिन ताप का मानक मात्रक की बात करें तो वो है केल्विन। ठीक है, ताप का मानक मात्रक होता है केल्विन, लेकिन जो प्रचलन है ताप मापने का वो है डिग्री सेल्सियस का या डिग्री फ़ारेनहाइट का। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस, इसी में मापते हैं, जो हमारा इस समय प्रचलित मानक मात्रक है। लेकिन मानक मात्रक जो मानक मात्रक है वो केल्विन ही है, लेकिन जो प्रचलित मात्रक है वो डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट है। ठीक है, अब आपने देखा होगा अक्सर थर्मामीटर में, अगर आपने कभी थर्मामीटर से अपना ताप मापा है तो, या जब बुखार हो जाता है तो डॉक्टर थर्मामीटर से नापते हैं, वही थर्मामीटर होता है। अब देखिए, जिस तापमापी से हम अपने शरीर का ताप मापते हैं उसे हम डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। वहीं जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसका जो रेंज होता है, रेंज वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का ही ताप माप सकता है। ठीक है, यानी 35 से कम का ताप नहीं माप पाएगा और 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का ताप नहीं माप पाएगा। जो हमारा शरीर है, मानव शरीर, उसका जो सामान्य ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर 37 से कम है ताप तो भी आपको बुखार है, 37 से ज़्यादा है तो भी आपको बुखार है। ठीक है,
अगर इसको फ़ारेनहाइट में कहा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट कहते हैं, यानी 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसे नापिए, 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट के बराबर है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये आप जानिए, इसके बराबर है। ये हमारा तापमान फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में बराबर है। बराबर है का मतलब ये मान बराबर है। ठीक, चलिए अब देखिए, प्रयोगशाला थर्मामीटर कुछ अलग होता है, क्योंकि उसमें हाई टेम्परेचर नापना पड़ता है, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर नापने पड़ते हैं, तो वो अलग चीज़ होता है। अब देखिए यहाँ पर आते हैं क्षेत्रफल का मापन। क्षेत्रफल की मापन की बात करें तो हम किसी चौकोर चीज़ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, गोल चीज़ का कैसे निकालेंगे, कोई टेढ़ी मेढ़ी चीज़ है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, ये सारी चीज़ें नापने का तरीका क्षेत्रफल मापन कहलाता है। अब यहाँ पे बेसिक 3 चीज़ आपको दी गई हैं। देखिए, जैसे आयत, आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई दी होती है। लंबाई और चौड़ाई का आप गुणा कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, और इसकी इकाई क्या आएगी, लंबाई गुणे चौड़ाई जब आप करेंगे तो जो भी इकाई, जैसे मान लीजिए ए मीटर है, बी मीटर है, तो ए बी मीटर स्क्वायर ये आएगा। ठीक है, ए गुणे बी मीटर स्क्वायर ये होगा। वर्ग की बात करें तो वर्ग भी एक प्रकार का क्या है, चतुर्भुज ही है। लेकिन देखिए, आयत और वर्ग में सभी जो कोण होते हैं, कोने जो होते हैं, यह समकोण होते हैं। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ठीक, सभी कोण समकोण होते हैं। बस अंतर क्या है, आयत में जो है लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती, वर्ग में लंबाई और चौड़ाई बराबर होते हैं। इसीलिए सेम चीज़ है, फार्मूला वही, लंबाई गुणे चौड़ाई लिख दीजिए। अलग बात है, मान बराबर है तो क्या हुआ, लंबाई गुणे चौड़ाई लिखा हमने, लंबाई गुणे चौड़ाई लिख दिया तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी इकाई क्या, एम स्क्वायर होगा। अगर मीटर में है तो, अगर ये ए मीटर है, ये ए मीटर है, तो एम मीटर हो, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद अगर वृत्त की बात करें, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो वृत्त आप देख रहे हैं, वृत्त में क्या होता है, एक रेडियस होता है, एक केंद्र होता है, केंद्र से एक रेडियस पे यानी एक निश्चित दूरी पर एक गोला बना होता है, ऐसे। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, फॉर्मूला आप जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, पाई, पाई होता है, इसको पाई कहते हैं। ठीक है, ये पाई कहा जाता है, और त्रिज्या यानी आर, ये जो आर लिखा है ना, यही आर, इसको त्रिज्या यानी रेडियस कहते हैं, तो आर स्क्वायर। ठीक, तो पाई, पाई का मान आप 22/7 होता है गुणे आर स्क्वायर, ये होता है क्षेत्रफल वृत्त का। देखिए 22/7 या 3.14 दोनों। ठीक है, 3.14 ऐसे राउंड फिगर में मान लिया गया है, बाकी इसके आगे वैल्यू तो बहुत लंबी है, तो जनरली हम 22/7 ही रखते हैं, कभी कभार 3.14 का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों में से कोई भी मान आप रख सकते हैं, या जब भी ज़रूरत होगी तो वहाँ दिया भी होगा। तो ये क्षेत्रफल का मापन था। अब क्षेत्रफल में कुछ बड़े इकाइयाँ होती हैं, बड़ी इकाइयाँ वो कैसे होती हैं, जैसे एयर, तो एक एयर बराबर होता है 100 मीटर के, यानी 100 मीटर स्क्वायर के। ठीक, डिसमिल होता है तो एक डिसमिल बराबर होता है 40 मीटर स्क्वायर के। एक एकड़ की बात करें तो 100 डिसमिल के बराबर होता है। एक हेक्टेयर की बात करें तो ये 100 एयर के बराबर होता है, और मीटर स्क्वायर में अगर कहें तो 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है एक हेक्टेयर। एक हेक्टेयर को अगर एकड़ में कहेंगे तो 2.5 एकड़ के बराबर होता है, यानी 2.5 एकड़ के बराबर होता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं आयतन का मापन। अब आते हैं आयतन मतलब वॉल्यूम। देखिए, क्षेत्रफल और आयतन का अंतर जान लीजिए। क्षेत्रफल में ये देखिए हर जगह देखिए, क्षेत्रफल में क्या है, मीटर स्क्वायर यानी घात लिखा ना, यहाँ भी आप देखेंगे मीटर स्क्वायर, यहाँ भी मीटर स्क्वायर। ठीक है तो यहाँ क्षेत्रफल में स्क्वायर आता है, जबकि आयतन में आप देखेंगे तो आयतन में क्या आता है, ये देखिए मीटर क्यूब, यहाँ पे देखिए मीटर क्यूब, यानी घात जो होगी वो 3 हो जाएगी। ठीक, क्यों होगी अभी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आगे हम देखेंगे। अब जैसे आपने देखा होगा घर में लगी ईंटें, घर हमारा ईंट से बनता है, तो ईंट आप देखे होंगे, तो ईंट एक बक्से की तरह होता है, सामान की तरह होता है, ऐसा भारी सा। ठीक है, उसी ईंट से बनता है।
फुटबॉल आपने देखा होगा, क्रिकेट की बॉल, किताब, डिब्बा, ये सब आपने देखा है। तो आप देखते हैं कि ये वस्तुएं जहाँ भी रखते हैं, ये वस्तुएं कुछ जगह घेरती हैं। अब जैसे आपने अपना टिफ़िन बॉक्स कहीं रखा, तो टिफ़िन बॉक्स जहाँ रखेंगे तो कुछ क्षेत्र, मतलब कुछ जगह लेगा ना, वो कुछ जगह लेता है। तो किसी वस्तु द्वारा जितनी जगह ली जाए वही उसका आयतन है। ठीक है, कि कोई भी सामान हो, आपका बैग हो, आपके घर में बाल्टी हो, आपका फ्रिज हो, ठीक है, आपका बेड हो, तख्ता हो, कुर्सी में जो भी हो, वो जितनी जगह लेता है उसी को उसका आयतन कह देते हैं। ठीक, जितनी जगह घेरता है। अब ठोस के आयतन की बात करें तो उसका जो मानक मात्रक होता है वो घन मीटर होता है। ठीक है, ठोस के आयतन की बात करें अगर हम, तो जो मानक मात्रक है उसका वो घन मीटर होता है ठोस के लिए। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें लिक्विड की, द्रव की, तो उसको हम लीटर में नापते हैं। ठीक है, लीटर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कुछ आकृतियाँ, जैसे आप देख रहे हैं घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन, गोला आदि, ऐसी आकृतियाँ होती हैं जिनका आयतन निकालना होता है या जिनकी सहायता से हम आयतन निकालते हैं चीज़ों का। अब देखिए यहाँ पे घन है। घन का मतलब आपने देखा होगा, जो लूडो खेलने वाली गिट्टी नहीं होती जिसपे 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, वो क्या है? वो एक प्रकार का घन है। ठीक, क्या है? एक प्रकार का घन है। अब उसका आयतन अगर हमको निकालना हो तो हमको 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक तो उसका लंबाई क्या है, एक उसकी चौड़ाई क्या है, और एक उसकी ऊंचाई क्या है। ठीक है, 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। आपने देखा, और ये तीनों क्या हैं? ये तीनों भुजाएं ही तो हैं। ये लंबाई वाली भुजा है, ये चौड़ाई वाली भुजा है, ये ऊंचाई वाली भुजा है। तो भुजा गुणे भुजा, ठीक, यानी भुजा क्यूब। अब भुजा क्यूब है तो अगर एक ये a मीटर है, ये भी a मीटर है, ये भी a मीटर है, तो a क्यूब मीटर क्यूब ये हो जाएगा। ठीक, ऐसे होगा ना, क्योंकि आप देखिए अगर हम इसको लिखे a मीटर गुणे a मीटर गुणे a मीटर, तो सबका जब गुणा करेंगे तो a मीटर क्यूब, a यही तो आएगा, a क्यूब मीटर क्यूब, a का 3 बार गुणा, मीटर का 3 बार गुणा। अब घन और घनाभ में अंतर क्या है? देखिए घन में क्या होता है ना, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, जितनी भी भुजाएं होंगी इसमें वो बराबर होंगी। लेकिन घनाभ में क्या होता है ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है। ऐसी आकृति को घनाभ कहते हैं हम। इसके आयतन की अगर बात करें तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। देखिए यही चीज़ यहाँ भी है, सेम चीज़। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और ये ऊंचाई हो गई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, बस यही करना है। यहाँ पे देखिए लंबाई a है, चौड़ाई b है और ऊंचाई c है। यहाँ पे क्या था, लंबाई a थी, चौड़ाई a थी और ऊंचाई c थी, यही तो था। सॉरी, ऊंचाई भी a थी। तो इसी को हल कर दिए तो 3 बार a का गुणा a क्यूब हो गया। वहीं a गुणे b गुणे c कर देंगे, यहाँ पे a गुणे b गुणे c हो जाएगा। इसके बाद अगर गोले की बात करें, गोला मतलब भरतू गोला जो होता है आपका, ठीक है, जैसे आपका क्रिकेट की बॉल हो गई, भरतू बॉल जो होती है ना क्रिकेट की, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में यूज होते हैं, उसके आयतन की बात करें, ठीक, तो क्या होगा? तो उसका फॉर्मूला है 4/3 पाई इंटू त्रिज्या का क्यूब। आयतन में देखिए क्या हो गया, त्रिज्या का क्यूब यानी रेडियस का क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। तो इस तरह से हम आयतन निकालते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे एक टेबल दी गई है, ठीक है, इसमें कह रहा है ईंट का, पेंसिल का, कांच का आयताकार गुटका और विज्ञान की पुस्तक, सबकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालकर उसका आयतन बताना है। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। आप जो आपकी बुक है साइंस की, उसको क्या करेंगे, लंबाई नाप लेंगे, चौड़ाई नाप लेंगे, और किताब बंद करने के बाद जो ऊंचाई है उसकी वो नाप लेंगे, पतली सी ऊंचाई। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं द्रव का आयतन। अभी तो हमने ठोस का आयतन देखा, अब हम नापते हैं द्रव का आयतन। द्रव का आयतन कैसे नापेंगे? देखिए द्रव का जो आयतन है उसको नापने के लिए हम क्या करते हैं, लीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, लीटर, जैसे आपके दूध नापते हैं तो 1 लीटर दूध, 2 लीटर,
पानी नापते हैं तो 1 लीटर 2 लीटर पानी 100 लीटर पानी ऐसे ही नापते हैं ना। तो द्रव के लिए तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की जरूरत नहीं होती, ठीक है, उसको हम नापते हैं लीटर में। अब देखिए लीटर का मापन कैसे करते हैं। देखिए कोई बर्तन होता है, ठीक, कोई भी बर्तन है, जैसे आपके यहाँ दूध जिस बर्तन में आता हो, ठीक है, आप भगोने में रखते हैं या जिस भी बर्तन में रखते हो, तो वो जो दूध है या वो जो द्रव है, कोई भी द्रव जिस बर्तन में रखा जाता है उस बर्तन का आकार ले लेता है, ठीक। तो अब वो चौकोर बर्तन में रखें तो कुछ और आकार ले लेगा, और गोल बर्तन में रखें तो कोई और आकार ले लेगा, थाली में रखेंगे तो थाली की तरह बन जाएगा। तो आकार बदल जाते हैं इसके। तो जब आकार अलग अलग होता है तो इसलिए इसका एक ठोस मात्रा में आयतन नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसका आकार ही परिवर्तित होता रहता है। इसको हम नापते हैं लीटर में, ठीक है। अब लीटर में कैसे नापते हैं, देखिए जो भी बर्तन है उस बर्तन में जितना भी सामान आ रहा है, जो भी द्रव आ रहा है, जितना भी द्रव आएगा वो उस बर्तन की क्या है, उस बर्तन का भीतरी आयतन है, और उसी आयतन को हम उस बर्तन की धारिता कहते हैं। यानी उतना द्रव वो बर्तन धारण कर सकता है, उसी को धारिता कहते हैं। अब देखिए बर्तन की धारिता की माप जो होती है ना, किसमें होती है, लीटर में। यानी इसीलिए हम कहते हैं द्रव दूध पानी जो भी है उसको हम नापते हैं लीटर में। कोई भी बर्तन में रखा द्रव अगर 1000 घन सेंटीमीटर जगह घेरता है, 1000 घन सेंटीमीटर जगह घेरता है, तो उस द्रव का जो आयतन होगा वो 1 लीटर होगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर के, और 1000 लीटर बराबर होता है 1 घन मीटर के। अब देखिए 1000 लीटर, अब यहाँ पे 1 घन मीटर का मतलब क्या है ये आप समझ लीजिए। लिखा है 1 घन मीटर ना, तो 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर, ये 3 बार लिख दिया मैंने। कोई भी बर्तन जो 1 मीटर चौड़ा हो, 1 मीटर लंबा हो और 1 मीटर ऊंचा हो, ठीक, 1 मीटर ऊंचा हो। कोई भी बर्तन जो 1 मीटर लंबा हो, 1 मीटर चौड़ा हो, 1 मीटर लंबा हो, 1 मीटर ऊंचा हो, तो ऐसे बर्तन में जितना द्रव आएगा उसका जो आयतन होगा वो 1000 लीटर होगा, ठीक है। इस साइज का कोई भी आप बर्तन बनवा लीजिए, उसमें जितना पानी आएगा वो 1000 लीटर ही होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। यही मापन है द्रव का। मापन की जो इकाइयां हैं निर्धारित किया जाता है, वो ऐसे ही निर्धारित होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए घन मीटर या घन सेंटीमीटर में ठोस का आयतन तथा लीटर में तरल द्रव गैस का आयतन मापा जाता है, ठीक। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ठोस और तरल दोनों का जो आयतन है उसका रिलेशन बन गया, ठीक है। ठोस का आयतन किसमें, घन सेंटीमीटर या घन मीटर में नापते हैं। अब घन मीटर को हमने लीटर में बदल दिया, ठीक है। ठोस का जो आयतन है उसको हमने बदल दिया लीटर में। तो इस तरह से दोनों का आखिर है तो आयतन ही, भले ठोस का अलग से नापते हैं, लीटर में द्रव का नापते हैं, दोनों का संबंध तो बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर बात करें क्यूसेक, तो क्यूसेक क्या है, बहाव की दर, यानी एक तरह से कह सकते हैं आयतन की एक बड़ी इकाई, लेकिन ये होता है पानी के बहाव की दर, ठीक है। अब पानी के बहाव की दर देखिए क्या है, क्यूसेक का अर्थ है प्रति सेकंड 1 घन फुट पानी का बहाव। हर सेकंड में 1 घन फुट पानी, यानी 1 फुट क्या होगा, 1 फुट लंबा, 1 फुट चौड़ा, 1 फुट ऊंचा। इस बर्तन में जितना पानी आएगा उतना पानी हर सेकेंड बहाव बहता है क्यूसेक के थ्रू, ठीक है। क्यूसेक कम अर्थ यही होता है, ठीक है। चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे। अब आते हैं मापन के विभिन्न उपकरण का उपयोग। देखिए मापन के लिए बहुत सारे उपकरण हैं, वो सारे उपकरण आपको इस टेबल में दिख रहा है, जैसे मानक उपकरण, मापन उपकरण और उपयोग। तो स्केल, इंची टेप, मीटर छड़, ये क्या करता है, लंबाई नापता है। तराजू, बाट, भौतिक तुला,
पैन बैलेंस जो होता है ये द्रव्यमान नापता है। विराम घड़ी, टेबल घड़ी, दीवार घड़ी, बालू घड़ी, डिजिटल घड़ी, धूप घड़ी, ये यानी ये सारी जो घड़ी वाली चीज़ें हैं क्या समय मापती हैं। थर्मामीटर, प्रयोगशाला थर्मामीटर, अब ये डॉक्टरी हो गया और प्रयोगशाला, दोनों तरह के थर्मामीटर ताप मापते हैं। मापक बर्तन की बात करें तो द्रव का आयतन मापने का कार्य करते हैं। ठीक है, इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मापन की सर्वमान्य प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है, इंटरनेशनल सिस्टम यानी एसआई सिस्टम, और लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप का मानक मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम, सेकंड और केल्विन है। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर होता है। एसआई पद्धति में ठोस वस्तुओं को आयतन का मात्रक जो होता है घन मीटर होता है, और द्रवों का आयतन नापने के लिए हम लीटर में मापते हैं। बड़े मात्रकों को डेका, हेक्टो, किलो तथा छोटे मात्रकों को हम डेसी, सेंटी और मिली में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो आपका पाठ है वो समाप्त हो गया है। अब यहां से आपका जो है अभ्यास प्रश्न स्टार्ट हुआ है। उम्मीद करता हूं कि जो पाठ हमने यहां पे पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है, उतना पढ़ने के बाद आप इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करने में सक्षम हो गए होंगे। फिर भी कहीं कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी हैं, न्यूमेरिकल्स भी हैं। देखिए टोटल 13 क्वेश्चन हैं इसमें आपके। अब ये सारे क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी दिक्कत अगर आएगी या कहीं आपको चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा, मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर करूँगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।